नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक दिन अचानक आपने नोटिस किया कि आपके स्कैल्प के किसी एरिया में एक हेयरलेस पैच आ गया। मतलब किसी एक राउंड एरिया से अचानक बाल झड़ गए। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके गाल के किसी एरिया से अचानक दाढ़ी झड़ने लगा और एक राउंड पैच सा बन गया जहाँ पे दाढ़ी बिल्कुल नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि आपके बाल अचानक सफ़ेद होने लगे हैं। तो ये सब एलोपेशिया एरियाटा नाम के एक बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। तो क्या है ये एलोपेशिया एरियाटा? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे शरीर का टी लिम्फोसाइट बोल के एक कोष होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को अटैक करते हैं, जिस वजह से हेयर फॉलिकल का डैमेज होता है और बाल गिरने लगते हैं। लेकिन ये हेयर फॉलिकल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करता है, जिस वजह से इस बीमारी में जो हेयर लॉस होता है वो रिवर्सिबल होता है। इस बीमारी में हेयर लॉस गोल गोल पैचेस में होता है। एक दो या मल्टीपल या बहुत सारे पैचेस आ सकते हैं जो कॉमनली हमारे स्कैल्प, हमारे दाढ़ी, हमारे आईब्रोज, ये सभी जगह पे देखे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या होता है जिनको देख के एज ए पेशेंट आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। इस बीमारी में जो हेयर लॉस होता है वो गोल गोल पैचेस में होता है। एक या बहुत सारे पैचेस एक साथ आ सकते हैं। बहुत सारे पैचेस एक साथ मिलके एक बड़ा एरिया ऑफ हेयर लॉस बन सकता है। पूरे स्कैल्प के सभी हेयर अगर झड़ गए तो उस सिचुएशन में इस बीमारी को एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। अगर पूरे शरीर के सारे बाल झड़ गए तो उस सिचुएशन में इस बीमारी को एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ये बीमारी जो सफ़ेद बाल होते हैं उनको कम इफेक्ट करते हैं। इस वजह से एक एरिया में अगर सारे जो काले बाल है वो अचानक से झड़ गए तो सिर्फ सफ़ेद बाल रह जाते हैं। इसीलिए ऐसा लग सकता है कि हमारे बाल रातों रात सफ़ेद हो रहे हैं, जो इस बीमारी का एक खास लक्षण माना जाता है। इस बीमारी में जहां से बाल झड़ गए हैं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करने के बावजूद अपने आप बाल वहां पे वापस आ सकते हैं। नए उगने वाले बाल इनिशियली सफ़ेद हो सकते हैं जो बाद में फिर पिगमेंटेड हो जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस में पेशेंट्स के नाखून में छोटे छोटे डिप्रेशन देखा जा सकता है जिसको नेल पीटिंग बोलते हैं। और कभी कभी पेशेंट्स के नाखून रफ भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस बीमारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर वन, इस बीमारी के साथ पेशेंट्स में दूसरे जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं वो भी एक साथ देखे जा सकते हैं, जैसे सोरियासिस, विटिलिगो, ल्यूपस एरिथेमेटोसस, थायराइडाइटिस एटसेट्रा। नंबर दो, जिन पेशेंट्स में एटोपिक डर्मेटाइटिस रहता है उन पेशेंट्स में ये बीमारी ज्यादा सीवियर फॉर्म में और काफी कम उम्र में देखे जा सकते हैं। नंबर तीन, जिस टाइम पे जहां से बाल झड़ गए थे वहां बाल रीग्रोथ हो रहे हैं अपने आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट, उसी टाइम नए जगह पे नए हेयरलेस पैचेस तैयार हो सकते हैं। तो बाल अपने आप वापस आ रहे हैं बोल के आपको डॉक्टर दिखाने में कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। नंबर चार, अगर इस बीमारी के साथ आपके शरीर में दूसरे बहुत सारे बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस बारे में अच्छे से याद करके आपको अपने डॉक्टर को सारी बातें बताना होगा, ताकि अगर कोई एसोसिएटेड डिजीज आपके शरीर में हो तो वो जल्दी से पकड़ में आ सके। जैसे इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, इस पेशेंट को एलोपेशिया एरियाटा के साथ उसी जगह पे विटिलिगो भी हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा ही देखा है कि जो पेशेंट्स इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, यानी सिंगल या मैक्सिमम 2 to 3 हेयर लॉस पैचेस लेके आते हैं, उनमें ट्रीटमेंट शुरू करने के 8 से 12 महीने के अंदर हेयर रीग्रोथ ज्यादातर पेशेंट्स में हो जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है, एक पेशेंट को एलोपेशिया टोटालिस था, उस पेशेंट में भी ट्रीटमेंट शुरू करने के 8 महीने के अंदर फुल हेयर रीग्रोथ हो गया था। लेकिन मैंने ऐसा ही देखा है कि जिन पेशेंट्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया में हेयर लॉस हुआ रहता है, उन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट का असर लेस सेटिस्फाइंग होता है। मतलब उनमें प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता है। इसके साथ जिन पेशेंट्स को एटोपिक डर्मेटाइटिस रहता है या जो पेशेंट्स बहुत कम उम्र में इस बीमारी को लेके प्रेजेंट करते हैं, उनमें भी इसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये बीमारी अगर आपको हुआ तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस बीमारी को आपको पहचानना होगा और एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के इस बीमारी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। इस बीमारी में आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से कुछ भी चीज अपने स्किन के ऊपर इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए कभी मत यूज कीजिए। आप अपने डाइट में जितना हो सके ऐसे फूड्स को इंक्लूड कीजिए जिनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हो। शुगर कंटेंट बहुत हाई है ऐसा खाना मत खाइए और जितना हो सके अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखने का कोशिश कीजिए।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। अगर कोई पेशेंट सिंगल या 2-3 पैचेस लेके प्रेजेंट करता है, यानी ये बीमारी लोकलाइज्ड एरिया में फैला हुआ रहता है, उस केसेस में हम पेशेंट्स को लगाने के लिए स्टेरॉयड लोशन दे सकते हैं। इन पेशेंट्स के लिए और एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं इंट्रालेशनल स्टेरॉयड इंजेक्शन। मतलब जहां से बाल झड़ गए हैं वहां के स्किन के अंदर हम स्टेरॉयड को इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, यानी बहुत लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ स्किन में हेयर लॉस हुआ हो, या तो फिर अगर पेशेंट को एलोपेशिया टोटालिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस हुआ है, तो उनमें ये लोकलाइज ट्रीटमेंट मॉडलिटीज यूज नहीं कर सकते। उन पेशेंट्स के लिए हमें खाने का स्टेरॉयड का दवाई देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट इम्यूनोथेरेपी बोल के एक ट्रीटमेंट है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है जिसको हम बेस्ट या आइडियल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। और कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिस ट्रीटमेंट को अप्लाई करने से सभी पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। एक सेफ ट्रीटमेंट मॉडलिटी को अगर हम बहुत सारे पेशेंट्स में यूज करें तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये बीमारी किसी पेशेंट में जितना ज्यादा सीवियर होता है, यानी जितना ज्यादा फैला हुआ रहता है, ट्रीटमेंट का रिजल्ट उतना ही लेस सेटिस्फैक्टरी होता है। लेकिन जो भी हो, ये बीमारी आपको कितने ही छोटे जगह पे हुआ हो, आप इस बीमारी में कभी भी कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर ये बीमारी आपको हुआ है तो आप जल्द से जल्द किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट होने वाला है ये उन्हीं को चूज करने दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।